कहानी की शुरुआत सन 1962 से होती है, जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लग्जरी शिप दिखाई देता है जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा होता है। इस शिप पर तकरीबन 600 मुसाफिर सवार होते हैं जो न्यूयॉर्क की ओर सफर कर रहे होते हैं। उस वक्त शिप पर एक शानदार पार्टी जारी होती है जहां एक खूबसूरत सिंगर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही होती है। सभी लोग उसके गानों से लुत्फ उठाते हुए खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं। शिप पर मौजूद हर शख्स बेहद खुश था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद उनके साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आने वाला है जिसका तसव्वुर भी रूह को हिला दे। तभी हमें इंजन रूम में मौजूद एक शख्स दिखाई देता है जो एक लीवर को आहिस्तगी से ऊपर की तरफ खींचता है। जैसे ही लीवर ऊपर जाता है, एक बारीक मगर इंतहाई तेज धार स्टील वायर अचानक टाइट हो जाती है और पल भर में वहां मौजूद तकरीबन सभी लोगों के आर पार गुजर जाती है। अगले ही लम्हे लोगों के जिस्म दो हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर इतना खौफनाक और दर्दनाक था कि हर तरफ चीख व पुकार और खून ही खून बिखरा हुआ नजर आता है। इस होलनाक हादिसे में सिर्फ एक छोटी बच्ची बच जाती है जिसका नाम केटी होता है। उसकी कम हाइट की वजह से वायर उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है और वो माजजाना तौर पर जिंदा रहती है। इसके बाद कहानी तकरीबन 40 साल आगे बढ़ती है। अब हम कुछ लोगों की एक रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो एक टगबोट की मदद से एक बड़े और पुराने शिप को खींच कर ले जा रही होती है। तभी अचानक वो पुराना शिप पानी में डूबने लगता है। ये देखकर टीम का लीडर सियान मर्फी को उस पुराने शिप पर भेजता है ताकि वो उस वायर को अलग कर दे जिसके जरिए शिप को खींचा जा रहा था। अगर वो शिप मुकम्मल तौर पर डूब जाता तो उसके साथ उनकी टगबोट भी शदीद खतरे में पड़ सकती थी। जब मर्फी उस पुराने शिप पर पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि शिप के निचले हिस्से में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। इसी वजह से पानी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था और उसके हिसाब से अगले चंद मिनटों में पूरा शिप समंदर में डूब सकता था। मर्फी फौरन रेडियो के जरिए ये खबर अपनी टीम को देती है। ये सुनते ही टीम का लीडर उसे हुक्म देता है कि वायर को फौरन अलग करो और जल्द से जल्द वापस टगबोट पर आ जाओ क्योंकि अब हम इस शिप को छोड़ने वाले हैं। तभी टीम के 2 और साथी भी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और वो भी उसे समझाते हैं कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, उन्हें फौरन शिप छोड़कर वापस निकल जाना चाहिए। लेकिन इस शिप को तलाश करने में इन लोगों को पूरे 3 महीने लगे थे, इसीलिए मर्फी इतनी आसानी से इसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। शिप को बचाने के लिए वो फौरन नीचे पानी में कूद जाती है। उसे ऐसा करते देखकर ऊपर मौजूद उसके 2 साथी भी अपने औजार उठाते हैं और उसके पीछे पानी में छलांग लगा देते हैं। तीनों मिलकर पूरी मेहनत से काम करते हैं और शिप के मुकम्मल डूबने से पहले ही उसकी दरार को वेल्ड कर देते हैं। इसी वजह से वो शिप डूबने से बच जाता है। बाद में ये लोग उस शिप को मार्केट में फरोख्त कर देते हैं और उससे बहुत बड़ी रकम हासिल करते हैं। टीम का लीडर ये रकम सभी साथियों में बराबर बराबर तकसीम कर देता है। इसी दौरान जैक नाम का एक शख्स काफी देर से दूर बैठा इन लोगों पर नजर रखे हुए था। वो खामोशी से इनकी सारी बातें भी सुन रहा था। उसे मालूम हो जाता है कि ये लोग समंदर में लापता होने वाले शिप्स को तलाश करते हैं और फिर उन्हें बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। कुछ देर बाद जैक उनके पास आता है और टीम के लीडर को एक ऐसे शिप के बारे में बताता है जिसमें बेशुमार खजाना मौजूद है। दरअसल जैक उसी प्रासरार शिप की बात कर रहा था जहां 40 साल पहले एक नामालूम शख्स ने लीवर खींचकर दर्जनों लोगों की जान ले ली थी। टीम के लीडर ने भी एंटोनिया ग्राजा नामी उस मशहूर शिप के बारे में सुन रखा था जो 40 साल पहले अचानक समंदर में गायब हो गया था। वो जैक से कहता है कि बहुत से लोगों ने उस शिप को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को भी उसका कोई सराग नहीं मिला। ये सुनकर जैक कहता है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि वो शिप समंदर के किस हिस्से में मौजूद है। वो मजीद कहता है कि अगर हम उस शिप को ढूंढ कर वापस ले आएं और मार्केट में फरोख्त कर दें तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। जैसे ही पैसों का जिक्र होता है तो टीम के तमाम लोग इस मिशन के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन सब लोग अपनी टगबोट में सवार होकर एंटोनिया ग्राजा को तलाश करने के लिए रवाना हो जाते हैं। कई दिनों के तवील सफर के बाद ये लोग समंदर के एक इंतहाई वीरान और सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां टीम के एक रुकन को अपने आलात पर किसी बड़े शिप का सिग्नल मौसूल होता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि 40 साल पहले लापता होने वाला शिप इसी इलाके में कहीं मौजूद है। कुछ दूर मजीद आगे बढ़ने के बाद उनके सामने अचानक एक बहुत बड़ा और खौफनाक दिखाई देने वाला शिप नमूदार हो जाता है। ये बिल्कुल वही एंटोनिया ग्राजा था जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था।
वो प्रासरार शिप पिछले 40 सालों से समंदर में गुम था और अब पहली बार किसी की नजरों के सामने आया था। इस प्रासरार शिप को देखकर टीम के सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये शिप सही हालत में वापस ले जाया गया तो इसे फरोख्त करके वो मालामाल हो जाएंगे। अब टीम का लीडर कैप्टन शॉन मर्फी 2 अफराद को टगबोट पर ही रहने का हुक्म देता है, जबकि वो खुद अपने चंद साथियों के साथ उस पुराने शिप की जांच करने के लिए अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही ये लोग शिप के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक अजीब और प्रासरार आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज सुनकर सबके चेहरों पर परेशानी जाहिर होने लगती है। कुछ लम्हों बाद मर्फी अपने साथियों को हौसला देता है और आगे बढ़ने का इशारा करता है। ये लोग उस आवाज का पीछा करते हुए एक बड़ी घड़ी तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि घड़ी का कांटा अभी तक हरकत कर रहा है। ये मंजर उनके लिए काफी हैरानकुन था, क्योंकि ये शिप 40 सालों से लापता था। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद अचानक घड़ी का कांटा रुक जाता है। ये देखकर सभी लोगों को कुछ न कुछ अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो लोग शिप के मजीद हिस्सों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूरा जहाज इंतहाई खिस्ता हाल हो चुका था। हर तरफ तबाही के आसार नजर आ रहे थे। ज्यादातर सामान टूट फूट चुका था और लोहे पर गहरा जंग जम चुका था। आगे बढ़ते हुए अचानक उनका एक साथी नीचे का फर्श टूट जाने की वजह से गिरने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर मर्फी उसे पकड़ लेती है। जब वो अपने साथी को ऊपर खींच रही होती है तो उसे नीचे एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जो सन 1962 में पेश आने वाले खौफनाक हादसे के दौरान जिंदा बच गई थी। वही केटी जिसके सर के ऊपर से वायर गुजर गई थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि 40 साल गुजर जाने के बावजूद उसकी उम्र में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इससे अंदाजा होता था कि मर्फी जिसे देख रही थी वो शायद केटी की आत्मा थी। जब मर्फी दोबारा उस लड़की की तरफ देखती है तो वो अचानक उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाती है। इधर बाकी साथी मिलकर गिरते हुए शख्स को बहफाजत ऊपर खींच लेते हैं। मर्फी को समझ नहीं आता कि उसने जो कुछ देखा वो हकीकत थी या उसका कोई वहम। लेकिन इस वाकये के बाद वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये शिप बहुत ज्यादा बड़ा था। इसीलिए टीम उसकी मजीद तफ्तीश जारी रखती है। चलते चलते ये लोग आखिरकार शिप के मीन कीबन तक पहुंच जाते हैं। वहां जांच के दौरान उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले इस किस्म की घड़ियां मौजूद नहीं थीं। इस वॉच को देखकर टीम ये नतीजा निकालती है कि उनसे पहले भी कोई न कोई शख्स इस शिप पर आ चुका है। इस दरियाफत के बाद सब लोग वापस अपनी टगबोट पर लौट आते हैं। वहां मर्फी फैसला करता है कि अगले दिन वो इस शिप को टगबोट के साथ बांधकर वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह मायना करने पर उन्हें पता चलता है कि शिप के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा सुराख मौजूद है। इसी वजह से पानी मुसलसल अंदर दाखिल हो रहा था और जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। मर्फी कहता है कि इस हालत में शिप को टगबोट के साथ बांध कर ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि अंदर बेशुमार पानी जमा हो चुका था। पानी की वजह से शिप का वजन कई गुना बढ़ चुका था और ऐसी हालत में उसे खींचने की कोशिश करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। काफी गौर और फिक्र के बाद टीम फैसला करती है कि सबसे पहले शिप के सुराख को वेल्ड करके बंद किया जाएगा। उसके बाद अंदर मौजूद सारा पानी निकाला जाएगा और फिर इसे टगबोट के साथ बांधकर वापस ले जाया जाएगा। फैसला होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ अफराद शिप के सुराख को रिपेयर करने लगते हैं, जबकि बाकी लोग अंदर मौजूद मुमकिना खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर मर्फी जहाज के अंदर मजीद आगे बढ़ते हुए एक बड़े स्विमिंग पूल तक पहुंचती है। पूल को देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द और अंदर बेशुमार गोलियों के निशानात मौजूद थे। जब मर्फी वहां से वापस ऊपर आने लगती है तो अचानक वही प्रासरार लड़की एक बार फिर उसके सामने जाहिर हो जाती है। उसे देखकर मर्फी खौफजदा हो जाती है और तवाजुन खो बैठती है। नतीजतन वो वापस स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। गिरते वक्त उसका सिर जोर से फर्श से टकराता है और उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। हैरान कुन बात यह थी कि स्विमिंग पूल का फर्श उस खून को इस तरह जज्ब करने लगता है जैसे वो बरसों से इसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जब मर्फी दोबारा ऊपर की तरफ देखती है तो वो पुरासरार लड़की वहां मौजूद नहीं होती। अब वहां सिर्फ जैक खड़ा था, जो मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने में मदद देता है। बाहर आते ही मर्फी घबराई हुई आवाज में जैक से कहती है कि उसने अभी अभी यहाँ एक छोटी लड़की देखी थी, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गई। जैक उसे समझाता है कि शायद ये उसका वहम हो, क्योंकि यहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन उनके वहां से जाते ही स्विमिंग पूल अचानक खून से भर जाता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे सरख रंग में डुबो दिया हो। दूसरी तरफ कैप्टन शॉन मर्फी एक कमरे की तलाशी लेने के लिए अंदर दाखिल होता है। कमरे की हालत इंतहाई खराब थी, हर तरफ तबाही के आसार नजर आ रहे थे। काफी देर तक जांच करने के बावजूद उसे कोई खास चीज नहीं मिलती। फिर उसकी नजर सामने रखी एक मेज पर पड़ती है, जहां शराब की एक बोतल और एक गिलास रखा हुआ था। गिलास में शराब इस तरह डाली गई थी जैसे कोई शख्स अभी कुछ लम्हे पहले ही उसे पी कर गया हो। कैप्टन शॉन मर्फी जैसे ही गिलास उठाता है तो उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ती है। आईने में उसे इस पुराने शिप का कैप्टन नजर आता है। ये मंजर देखते ही वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और जमीन पर गिरकर टूट जाता है। खौफ के मारे वो फौरन वहां से बाहर निकल जाता है। अब इस शिप पर मौजूद तकरीबन हर शख्स के साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। टीम का एक रुकन ग्रियर जब अकेला घूम रहा होता है तो उसे एक खातून की गाने की आवाज सुनाई देती है। वो बेअख्तियार उस आवाज का पीछा करने लगता है। चलते चलते वो शिप के ग्रांड बॉलरूम तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक खूबसूरत संगर नजर आती है। ये वही संगर थी जिसे हमने कहानी के आगाज में पार्टी के दौरान गाते हुए देखा था। इधर मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जमा सारा पानी उनकी तरफ तेजी से बह निकलता है। इस पानी के साथ कई लाशें भी बाहर आ जाती हैं। ये मंजर देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी गाड़ी दिखाई देती है। इसे देखकर मर्फी को मजीद शक होने लगता है कि इस शिप में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। अब वो जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तभी एक दूसरे कमरे से उन्हें किसी चीज की हरकत महसूस होती है। जब दोनों करीब जाकर उसके ऊपर रखा सामान हटाते हैं तो हैरत से उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां सोने से भरा एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। ये देखकर मर्फी फौरन अपने बाकी साथियों को बुला लेती है। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं और मजीद सामान हटाते हैं तो उन्हें ऐसे ही कई और संदूक मिलते हैं। कल मिलाकर वहां 10 संदूक मौजूद थे और हर संदूक में सोने की 28 कीमती गोल्ड बार्स रखी हुई थीं। इतना बड़ा खजाना देखकर सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें यकीन हो जाता है कि वो रातों रात अमीर बनने वाले हैं। खजाने की दरियाफत के बाद टीम फैसला करती है कि पूरा शिप साथ ले जाने के बजाय सिर्फ सोना ही अपने साथ ले जाया जाए। इसके बाद सब लोग मिलकर तमाम गोल्ड बार्स अपनी टगबोट में मुंतकिल कर देते हैं और वहां से रवाना होने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर टगबोट का कैप्टन इंजन चालू करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि बोट में रखा एक गैस सिलेंडर पहले ही खुल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बोट में गैस फैल रही है। इसी दौरान मर्फी एक बार फिर केटी को देखती है। इस बार केटी तेजी से उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी, जैसे वो कोई अहम बात बताना चाहती हो, लेकिन अचानक कोई अनदेखी ताकत केटी को पकड़कर नीचे धकेल देती है। उसी लम्हे टगबोट का कैप्टन इंजन स्टार्ट करता है और फैली हुई गैस की वजह से जबरदस्त धमाका हो जाता है। पूरा टगबोट आग की लपेट में आ जाता है और कैप्टन मौका पर ही मारा जाता है। अब टीम के तमाम लोग समंदर के बीचों बीच उस सुनसान और खौफनाक शिप पर फंस चुके थे। ये सूरत हाल सबके लिए इंतहाई परेशान कुन थी, क्योंकि उनके पास वापस जाने का वाहिद जरिया तबाह हो चुका था। इधर ग्रियर अपनी मंगेतर की तस्वीर देखकर बहुत अफसरदा हो जाता है। सिर्फ 2 हफ्तों बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वो कभी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। मायूसी में वो वहां रखी कई साल पुरानी शराब पीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मर्फी मुसलसल इसी सोच में गुम थी कि केटी बार बार उसे ही क्यों दिखाई दे रही है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो शिप के रिकॉर्ड्स और मुसाफिरों की फहरिस्त चेक करना शुरू करती है। कुछ देर की तहकीक के बाद उसे मालूम हो जाता है कि वो लड़की दरअसल केटी ही है। मजीद मालूमात हासिल करते करते मर्फी केटी के कमरे तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर केटी का ढांचा मौजूद होता है। ये मंजर देखकर मर्फी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लम्हों बाद वो खुद को संभालती है और ढांचे के गले में लटका हुआ लॉकेट उतार कर देखती है। उस लॉकेट के अंदर केटी के माता पिता की तस्वीर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मर्फी तस्वीर को गौर से देखती है तो उसके पीछे अचानक केटी आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मर्फी को शदीद झटका लगता है। केटी आहिस्ता से कहती है कि लॉकेट बंद मत करो, क्योंकि बहुत बरसों बाद उसे अपने मॉम डैड को देखने का मौका मिला है। मर्फी अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो एक मुर्दा लड़की की आत्मा से बात कर रही है। वो लॉकेट केटी के हाथ में देने की कोशिश करती है, लेकिन लॉकेट उसके हाथ से सीधा आर पार गुजर जाता है। इसी लम्हे मर्फी को मुकम्मल यकीन हो जाता है कि केटी कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो बरसों से इस प्रासरार शिप पर भटक रही है। केटी मर्फी को बताती है कि इस शिप पर सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि कई और लोगों की आत्मा भी कैद है। वो कहती है कि जब तक उस शख्स को खत्म नहीं किया जाता
जो इन तमाम आत्माओं को यहाँ कैद रखता है, तब तक कोई भी रूह आज़ाद नहीं हो सकती। ये सुनकर मर्फी फौरन पूछती है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने तुम्हें और बाकी सब आत्माओं को इस जहाज में कैद कर रखा है। केटी जैसे ही उस शख्स का नाम बताने लगती है, तभी अचानक छत से अजीब और गरीब कीड़े निकलने लगते हैं। उन्हें देखकर केटी के चेहरे पर खौफ फैल जाता है। वो घबराई हुई आवाज में मर्फी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम सब लोग इस शिप से निकल जाओ, अगर तुम यहाँ रुके रहे तो मारे जाओगे। इतना कहने के बाद केटी अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रीर काफी मकदार में शराब पीने के बाद नशे में चूर हो चुका था। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके इर्द गिर्द मौजूद मेजें और कुर्सियां हिलने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा हाल बदलने लगता है। टूटी हुई चीजें दोबारा नई हालत में आ जाती हैं और चंद लम्हों में पूरा बॉलरूम वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा 40 साल पहले था। इसके बाद वो तमाम लोग भी उसके सामने नमूदार हो जाते हैं जो सन 1962 में इस शिप पर मारे गए थे। ग्रीर खुद को उन सब के दरमियान खड़ा पाता है, जबकि चारों तरफ मौजूद लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। शुरू में तो उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये सब ज्यादा शराब पीने का नतीजा है। तभी वही खूबसूरत संगर उसके करीब आती है और उससे इंतहाई दोस्ताना अंदाज में पेश आने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीर को अपने शहर में जकड़ लेती है और वो उसके पीछे चल पड़ता है। बेखबर ग्रीर को अंदाजा भी नहीं होता कि वो दरअसल एक खतरनाक जाल में फंस रहा है। संगर उसे अपनी तरफ बुलाते हुए हाल के किनारे तक ले जाती है। ग्रीर पूरी तरह उसके शहर में गिरफ्तार हो चुका था। जैसे ही वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो तवाजुन खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। इस खौफनाक हादसे में उसकी जान चली जाती है। उधर कैप्टन सियन मर्फी एक बार फिर उस पुराने शिप के कैप्टन के कमरे में मौजूद था। अचानक उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ती है जो बगैर किसी के हाथ लगाए खुद ही मेज पर सरकने लगती है। चंद लम्हों बाद उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा जाहिर हो जाती है। ये मंजर देखकर सियन मर्फी बड़ी तरह घबरा जाता है। पुराना कैप्टन उसे एक गिलास में शराब डाल कर देता है और फिर एक पुरानी तस्वीर उसके सामने रखता है। तस्वीर में एक शिप नजर आ रहा था जिसका नाम लोरलाई था। कैप्टन उसे बताता है कि कई साल पहले एक शख्स उनके पास आया था जिसने उन्हें लोरलाई नामी शिप के बारे में बताया था। उस शख्स ने दावी किया था कि उस शिप में बेहद कीमती खजाना मौजूद है। कैप्टन मजीद बताता है कि जब उन्होंने लोरलाई को तलाश किया तो वाकई उन्हें वहां बेशुमार खजाना मिला। इसके बाद कैप्टन एक और तस्वीर सियन मर्फी के सामने रखता है और कहता है कि ये वही शख्स है जिसने उन्हें लोरलाई के बारे में बताया था। जैसे ही सियन मर्फी तस्वीर को गौर से देखता है तो उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं, क्योंकि तस्वीर में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि जैक था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि यह तस्वीर 40 साल पुरानी थी, लेकिन तस्वीर में जैक बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा था जैसा आज दिखाई देता है। इतने बरस गुजर जाने के बावजूद उसकी शक्ल और सूरत में जरा भी फर्क नहीं आया था। इसी लम्हे सियन मर्फी को एहसास हो जाता है कि जैक कोई आम इंसान नहीं है। वो समझ जाता है कि जैक के पीछे कोई बहुत बड़ा और खौफनाक राज छिपा हुआ है। ये खौफनाक हकीकत जानते ही कैप्टन सियन मर्फी समझ जाता है कि इस शिप पर रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए वो जल्द अपनी पूरी टीम को यहाँ से निकालना चाहता था। वो फौरन अपने साथियों को तलाश करने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसके सामने वही शख्स आ जाता है जो तुगबोट के धमाके में मारा गया था। हकीकत में वो उस मरने वाले शख्स की आत्मा थी जो सीधा सियन मर्फी की तरफ बढ़ रही थी। ये मंजर देखकर सियन मर्फी खौफजदा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। तभी सामने मर्फी आ जाती है। जैसे ही मर्फी उसके सामने आती है, मरने वाले साथी की आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन सियन मर्फी अब भी ज़हनी तौर पर उस खौफनाक मंजर के असर में था। उसे मर्फी का चेहरा भी उसी मरे हुए साथी जैसा दिखाई देने लगता है। इसी गलत फहमी में वो मर्फी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है। मर्फी अपनी जान बचाने के लिए जवाबी वार करती है और उसकी टांग जख्मी कर देती है, लेकिन इससे सियन मर्फी ज्यादा देर तक नहीं रुकता। वो दोबारा उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो मर्फी को नुकसान पहुंचा पाता, अचानक जैक पीछे से आता है और लोहे की सुलाख उसके सर पर दे मारता है। शदीद चोट लगते ही सियन मर्फी बेहोश हो जाता है। जैक अच्छी तरह जान चुका था कि सियन मर्फी उसकी हकीकत के काफी करीब पहुंच चुका है, इसीलिए वो बाकी लोगों को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। जैक सबसे कहता है कि अगर सियन मर्फी दोबारा होश में आ गया तो वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और जैक पर यकीन कर लेते हैं।
नतीजा के तौर पर वो अपने ही लीडर को एक बड़े टैंक के अंदर बंद कर देते हैं। इधर चूंकि उन्हें वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए बाकी टीम पहले से बनाए गए मंसूबे पर अमल जारी रखती है। कुछ ही देर में वो शिप के उस हिस्से को वेल्ड कर देते हैं जहां से पानी अंदर आ रहा था। इसके बाद ताकतूर पंपिस की मदद से जहाज के अंदर जमा पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। उधर मर्फी महसूस करती है कि उनका एक साथी काफी देर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से वो उसे तलाश करने निकल पड़ता है। तभी केटी की आत्मा एक बार फिर उसके सामने जाहिर होती है। केटी उसे एक खौफनाक हकीकत दिखाती है। वो बताती है कि जिस शख्स को मर्फी तलाश कर रही है वो अब जिंदा नहीं रहा। ये ग्रियड था जो संगर के जाल में फंस कर अपनी जान गुनवा चुका था। इसके बाद केटी अपना हाथ मर्फी के कंधे पर रखती है। अगले ही लम्हे मर्फी खुद को सन 1962 की उस मनहूस रात में पाती है जब इस शिप पर मौजूद तकरीबन तमाम लोग मारे गए थे। अब मर्फी अपनी आंखों से वो तमाम वाकयात देख रही थी जो 40 साल पहले पेश आए थे। उसे मालूम होता है कि ये सब एक मुनज़्ज़म गरवा की साजिश थी जिसका मकसद शिप पर मौजूद सारा सोना लौटना था। उन लोगों ने खजाने के लालच में बेगुनाह मुसाफिरों का कत्लेआम कर दिया था। कुछ लोगों को जहर मिला खाना खुला कर मारा गया। कुछ लोगों के जिस्म स्टील वायर से 2 हिस्सों में काट दिए गए, जबकि कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उन दरंदों के जुल्म से केटी भी नहीं बच सकी। वो लोग केटी को उसके कमरे में ले गए और उसे फांसी दे दी। मर्फी ये सब अपनी आंखों से देखकर सुन्न हो जाती है। उसे मालूम होता है कि इस पूरी साजिश के पीछे वही खूबसूरत संगर थी जो बज़ाहिर मासूम दिखाई देती थी। उसी ने खजाने को हासिल करने के लिए ये पूरा मंसूबा बनाया था। अपने साथियों की मदद से उसने शिप पर मौजूद तकरीबन हर शख्स को मौत के घाट उतार दिया। अब पूरा खजाना उनके कब्जा में आ चुका था। मर्फी ये भी देखती है कि शिप का एक अफसर भी उस संगर के साथ मिला हुआ था। सिंगर के एक इशारे पर वो अपने ही साथियों को मार डालता है, लेकिन जब उसका काम मुकम्मल हो जाता है और वो वापस मुड़ता है तो संगर उसे भी धोखा दे देती है। बगैर एक लम्हा ज़ाये किए वो उस पर गोली चला देती है। गोली लगते ही वो अफसर जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। इसी लम्हे मर्फी को एहसास होता है कि लालच और धोखे की ये आग सिर्फ मुसाफिरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आखिर में मुजरिम भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेडी संगर को यकीन हो चुका था कि अब पूरा खजाना सिर्फ उसी का है, क्योंकि शिप पर मौजूद तकरीबन सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन उसी वक्त वहां एक ऐसे शख्स की आमद होती है जो इस पूरी साजिश का असल मास्टरमाइंड था। अगले ही लम्हे वो लोहे की जंजीर की मदद से लेडी संगर को लटका देता है और वो दर्दनाक मौत का शिकार हो जाती है। मर्फी केटी की मदद से ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही होती है, लेकिन फिर उसकी नजर उस शख्स पर पड़ती है जिसने लेडी संगर को मारा था। उसे देखते ही मर्फी हैरत के मारे साकित रह जाती है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जैक था। वही जैक जिसने खजाने का लालच देकर इन सबको इस प्रासरार शिप तक पहुंचाया था। अब मर्फी को पूरी हकीकत समझ आ जाती है। ये शिप बरसों से खराब हालत में था और उसमें कई जगहों पर सुराख हो चुके थे। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूब रहा था। जैक को ऐसे माहिर लोगों की जरूरत थी जो शिप को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकें और उसे डूबने से बचा सकें। इसी मकसद के लिए उसने खजाने का झांसा देकर इस रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाया था। अब जबकि शिप मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, जैक को इन लोगों की मजीद कोई जरूरत नहीं रही थी। मर्फी समझ जाती है कि अब जैक एक एक करके सबको मार डालेगा। ये हकीकत जानते ही उसे अचानक याद आता है कि उन्होंने जैक की बातों में आकर अपने ही लीडर को एक टैंक में बंद कर दिया था। मर्फी फौरन अपने लीडर को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। टैंक पानी से भर चुका था और कैप्टन सियोन मर्फी की मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये मंजर देखकर मर्फी शदीद सदमे में चली जाती है। वो पूरी ताकत से टैंक का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शीशा इतना मजबूत था कि लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं टूटता। आखिरकार वो बेबसी से अपने लीडर की लाश को देखती रह जाती है। इसके बाद मर्फी अपने साथी डॉज के पास पहुंचती है। मर्फी उसे जैक की पूरी हकीकत बता देती है और खबरदार करती है कि अगर जैक कहीं भी नजर आए तो उसे फौरन गोली मार देना। इतना कहकर मर्फी अपनी एक और साथी को तलाश करने निकल जाती है। मर्फी के जाते ही जैक डॉज के सामने आ जाता है। डॉज फौरन अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है। वो जैक से कहता है कि अपनी जगह पर ही खड़े रहो और जरा भी हरकत मत करना। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि मर्फी उसका राज फाश कर चुकी है। अब जैक अपनी चालाकी इस्तेमाल करते हुए डॉज को बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह उसकी बंदूक छीन सके, लेकिन डॉजी भी अब काफी मेहतात हो चुका था। वो जैक की नीयत भानप लेता है और फौरन उससे फासला बना लेता है। चंद लम्हों बाद एक झड़प के दौरान जैक नीचे गिर जाता है। जब डॉज करीब जाकर देखता है तो उसे लगता है कि जैक मर चुका है,
इसी इत्मीनान के साथ डॉजी वहां से चला जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जैसे ही डॉजी वहां से दूर जाता है, हम देखते हैं कि जैक अभी तक जिंदा था। उस पर मौत का कोई असर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ मर्फी अपनी लापता साथी को तलाश करते हुए शिप के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम रही थी। काफी तलाश के बाद उसे मालूम होता है कि उसकी साथी पानी में डूबकर जान गुनवा चुकी है। अब मर्फी को यकीन हो जाता है कि जैक के मंसूबे का शिकार तकरीबन पूरी टीम बन चुकी है और अगर उसे न रोका गया तो बाकी लोग भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। अब डॉज के अलावा मर्फी के तकरीबन तमाम साथी मारे जा चुके थे। इसीलिए मर्फी एक सख्त फैसला करती है। वो तय कर लेती है कि इस मनहूस शिप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा ताकि इसका खौफनाक सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस फैसले के बाद मर्फी जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाका खीज मवाद नस्ब करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद डॉजे उसके पास पहुंचता है। वो खुशी से मर्फी को बताता है कि उसने जैक को मार दिया है। ये सुनकर मर्फी फौरन सर हिलाती है और कहती है कि जैक इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो डॉज को बताती है कि जैक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर डीमन है। मर्फी मजीद कहती है कि इसी वजह से इस पूरे शिप को तबाह करना जरूरी है। अगर ये शिप बाकी रहा तो जैक मुस्तकबल में भी मासूम लोगों को यहाँ लाकर फंसाता रहेगा। इसके अलावा जितनी आत्माओं को उसने बरसों से इस जहाज में कैद कर रखा है वो भी कभी आजाद नहीं हो सकेंगी। ये बात सुनकर डॉज नाराज हो जाता है। वो गुस्से में मर्फी को समझाने की कोशिश करता है कि शिप को उड़ाना बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि इस तरह जहाज में मौजूद सारा सोना भी तबाह हो जाएगा। इतनी मेहनत और खतरात के बाद भी उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मर्फी अपनी बात पर कायम रहती है। वो कहती है कि यह खजाना दरअसल जैक का बिछाया हुआ जाल है। वो कभी भी इस सोने को सही सलामत यहाँ से ले जाने नहीं देगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए इस शिप को तबाह करना ही होगा। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी सूरत अपना इरादा तब्दील नहीं करेगी। इसी लम्हे वो अपने हकीकी रूप में जाहिर हो जाता है। उसे देखते ही मर्फी समझ जाती है कि जैक पहले ही डॉज को मार चुका है और उसके सामने मौजूद शख्स दरअसल जैक ही है। अपनी असल शक्ल में जैक पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। अब वो मर्फी के सामने अपनी हकीकत बयान करता है। जैक कहता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक जैसा है। जिस तरह तुम समंदर में लापता या तबाहशुदा शख्स को तलाश करती हो उसी तरह मैं आत्माओं को जमा करता हूँ। वो मजीद बताता है कि एक वक्त था जब वो भी आम इंसान था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए थे। उन गुनाहों की सजा के तौर पर उसे ये काम सौंपा गया। अब वो एक सोल कलेक्टर बन चुका था जिसका काम भटकती हुई आत्माओं को जमा करना था। जैक मर्फी को समझाता है कि इस मकसद के लिए उसे इस शिप की जरूरत है। वो नहीं चाहता था कि ये जहाज तबाह हो। कुछ लम्हों बाद जैक मर्फी को एक आखिरी मौका देता है। वो कहती है कि अगर तुम अभी इस जगह से चली जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस शिप को ब्लास्ट नहीं करोगी। मर्फी बगैर किसी हचकचाहट के उसकी पेशकश ठुकरा देती है। वो जानती थी कि अगर आज जैक को न रोका गया तो न जाने कितने बेगुनाह लोग उसके जाल में फंस जाएंगे। मर्फी के इनकार करते ही जैक का चेहरा गुस्से से सरख हो जाता है। अगले ही लम्हे वो लोहे की एक भारी सुलाख उठाता है और पूरी ताकत के साथ मर्फी पर हमला कर देता है, जिसके जोरदार वार से मर्फी नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही जैक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मर्फी आखिरी लम्हे में एक तीर चलाकर बम्मों के रिमोट पर निशाना लगा देती है और खुद फौरन पानी में छलांग लगा देती है। अगले ही लम्हे पूरे शिप में एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरा जहाज टूट फूट का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लगता है। लेकिन इधर मर्फी एक नई मुश्किल में फंस जाती है। वो पानी के अंदर शिप के मलबे के नीचे फंस चुकी थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सांसें भी फूलने लगती हैं और ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक केटी की आत्मा उसके सामने जाहिर होती है। केटी मर्फी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। उसी दौरान मर्फी एक हैरानकुन मंजर देखती है। जैक ने जितनी भी आत्माओं को बरसों से इस शिप में कैद कर रखा था वो सब एक एक करके आजाद होने लगती हैं। बड़ी मुश्किल से मर्फी पानी की सतह तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि शिप के तमाम कैदी सोल्स अपनी असल दुनिया की तरफ लौट रहे हैं। दरअसल इस जहाज पर मौजूद तकरीबन तमाम सोल्स जैक के कब्जे में थीं और उसके हुक्म की गुलाम बन चुकी थीं। सिर्फ केटी की आत्मा ही उसके मुकम्मल काबू में नहीं आ सकी थी। इसकी वजह यह थी कि केटी की रूह बेहद पाक और मासूम थी, इसीलिए जैक उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता था।
शायद यही वजह थी कि केटी बार बार मर्फी की मदद कर रही थी और उसे सच्चाई तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अब मर्फी समंदर में तैरते हुए एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को सहारा बना लेती है और काफी देर तक पानी में जिंदा रहने की कोशिश करती रहती है। कुछ वक्त बाद एक गुजरने वाला शिप उसे देख लेता है और रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे उस शिप पर लाया जाता है तो सब लोग उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान मर्फी की नजर दूर खड़े एक और शिप पर पड़ती है। ये मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जैक अभी भी जिंदा था। वो एक बार फिर सोने के तमाम संदूक एक दूसरे शिप में मुंतकिल करवा रहा था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नए लोगों को अपने जाल में फंसाएगा, उन्हें मौत के घाट उतारेगा और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेगा। इसी खौफनाक इशारे के साथ ये पुरअसरार और सनसनीखेज कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको गोस्ट शिप की ये खौफनाक और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।